मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है चिकित्सा का चक्कर। पहले हम लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। चिकित्सा का चक्कर के लेखक हैं बिढ़प बनारसी जी। हास्य व्यंग की रचनाओं के सिद्धहस्त लेखक बिढ़प बनारसी जी का जन्म 11 नवंबर 1885 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में हुआ था। इन्होंने बिढ़प बनारसी उपनाम से हिंदी में लगभग 1 दर्जन गद्य और पद्य साहित्य की रचना की है। उनकी कविताएं प्रेम और राजनीतिक से जुड़ी है। कहानियों में 20वीं सदी के मध्य वर्गीय परिवार और गांव के लोगों की समस्याओं का व्यंग्यपूर्ण वर्णन मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं बिढ़प की बैठक, बनारसी इक्का, काव्य कमल, गांधी का भूत, तनातन आदि है। नाटक अभिनेता इनकी लोकप्रिय नाट्यकृति है। 6 मई 1968 को इनकी मृत्यु होने से हिंदी साहित्य ने एक महान व्यंग्यकार को खो दिया। शिक्षा शास्त्री जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अनुसार जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ भी नहीं बदल सकता है। हमारे देश में चिकित्सा की पद्धतियां प्रचलित है। किसी के बीमार पड़ने पर उसे देखने के लिए आने वाले लोग अपना अपना नुस्खा और चिकित्सा पद्धति आजमाने की सलाह देते हैं। चिकित्सा प्रणालियों के चक्कर में फंसे लेखक की बड़ी ही मनोरंजक कहानी है चिकित्सा का चक्कर। अब पैराग्राफ देखेंगे। मैं बिल्कुल हट्टा कट्ठा आदमी हूँ। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। मेरे बीमार पड़ने पर हंटले के बिस्कुट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते, खाने को मिलते। यूडी क्लोन की शीशियाँ सिर पर कोमल करों से बीबी उड़ेलकर मलती, मतलब उनके सर पे रगड़ती। और सबसे बड़ी इच्छा तो यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बिढ़प जी कैसी तबीयत है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फ़ायदा है। जब कोई रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मज़ा आता। उस समय मैं आनंद की सीमा के पार पहुंच जाता। हाँ, तो एक दिन मैं हॉकी खेल कर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया। शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैं मैच में रिफ्रेशमेंट ज़रा ज़्यादा खा गया था। रिफ्रेशमेंट मतलब जलपान होता है, इसलिए भूख न थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा। मैंने कह दिया कि आज स्कूल से मिठाई खा कर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष न सही, साधारण सही, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। संभव है मेरे आने में देर हो। मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया। 12 पूड़ियाँ थी और वही रोज़ वाली आधा पाव मलाई। खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार के रसगुल्ले आए हैं। रस तो होगा ही, कल तक संभव है कुछ खट्टा हो जाए। 6 रसगुल्ले निगलकर मैंने चारपाई पर धरना दिया। रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर खोंच रहा है, मतलब चुभो रहा है, परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती है। मैं तुरंत उसकी एक बूंद पी गया, दोबारा दवा पी, तिबारा। प्रातःकाल होते होते शीशी समाप्त हो गई। दर्द में किसी प्रकार की भी कमी न हुई। प्रातःकाल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। वे एक इक्के पर, इक्के का मतलब होता है एक घोड़े की गाड़ी पर तशरीफ़ लाए। सूट वाले का इक्के पर आना वैसा ही मालूम हुआ जैसा लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। मैं अपना पूरा
हाल भी न कह पाया था कि वे बोले जवान दिखलाइए। प्रेमियों को जो मज़ा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों की जीभ देखने में आता है। कवि तुलना करते हैं, डॉक्टर जब जीभ निकाल के दिखाने के लिए कहते हैं तो प्रेमियों से तुलना करते हैं कि इसी तरह प्रेमिका की आंख में देखते हैं। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए और बोले घबराने की कोई बात नहीं, दवा पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। हाय, मैं तो दर्द से बेचैन था और डॉक्टर साहब साहित्य का मज़ा लूट रहे थे। चलते चलते बोले अस्पताल खुलाना होगा, नहीं तो आपको दवा मंगानी न पड़ती। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा, वहाँ दवाइयाँ ताज़ी मिलती है। गर्म बोतलों से सेक भी आरंभ हुआ। सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कमी न हुई। दोपहर हुई, शाम हुई, पर दर्द ने मुझ पर ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम न लेता था। लोग देखने के लिए आने लगे, मेरे घर पर मेला लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए, कहाँ तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता थी, जो भी आता एक न एक नुस्खा अपने साथ लेता आता था। किसी ने कहा अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई जिसे लोगों ने न बताया हो। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी न हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर किसी न किसी विषय पर चर्चा छिड़ जाती थी। प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है? रामकृष्ण दास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं? मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था। ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग। भला दर्द में क्या कमी होती? आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं, उनके माँ बाप का दोष है। यदि मुझे उनका नाम रखना पड़ता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। वे यथा नाम तथा गुण वाले व्यक्ति थे। उनकी फीस 800 रुपये थी और मोटर का 1 रुपया अलग। वे लंदन से FRCS की डिग्री लेकर आए थे। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले धीरज रखिए, मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है। थोड़ा पानी गर्म करवाइए, तब तक दवा मंगवा लीजिए। एक पर्चे पर उन्होंने दवा लिखी। पानी गर्म हुआ, 2 रुपये की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई। पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई पोंछकर चुभो दी। लेखक के पेट में डॉक्टर ने सुई चुभो दी। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी, मतलब गायब हो गया था। कोई 2 हफ्ते मुझे पूरी तरह स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती थी। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुंह में डाल दी जाए तो वह तिलमिला उठे। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया, उन्हें धन्यवाद देने के लिए। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता न होगी। वे बोले यह तो आपकी इच्छा है, पर यदि काफ़ी एहतियात न करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती हैं। अगर 6 घंटे की देर और हो जाती तो उन्हें ज़िंदगी भर रोना पड़ता। यह तो कहिए कि आपने समय पर मुझे बुलवा लिया। अभी कुछ दिन दवा पीजिए। इसी बीच डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फरक उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या, बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते।
मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है या केवल हमारे डॉक्टर कातर जी को ही मालूम है। खैर, मैंने दवा जारी रखी।